अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू समराइज चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समराइजेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। मतलब हम आज समरी देखेंगे कि हमने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में क्या स्टडी किया, हमने इस चैप्टर से कितनी ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन सीखी और हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया। एक दफ़ा मैं आप लोग को इस पूरे चैप्टर का रिव्यू दूंगी और बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर किया और कौन कौन से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंची। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि तकरीबन ऑर्गेनिजम्स की 10 मिलियन स्पीशीज़ पाई जाती हैं अर्थ पर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1/3 ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि हमें मालूम है या जिनको हमने स्टडी किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ को जानने की, उनके बारे में स्टडी करने की और उनको एक्सप्लोर करने की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी भी रिसर्च ना छोड़ें बल्कि रिसर्च करें और हम नई नई ऑर्गेनिजम्स को दरियाफ्त करें कि अर्थ पर अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा वैरायटी रखी है एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी डेफिनेशन डाइवर्सिटी की। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग स्पीशीज़ एंड विद इन स्पीशीज़, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ में वैरायटी क्या है और डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या वैरायटी या कितनी टाइप्स पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि बेशुमार टाइप्स हैं या बेशुमार वैरायटी है जो कि पाई जाती है डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। इसी तरह फिर हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स, यानी डिफरेंट इकोसिस्टम्स में मौजूद जो स्पीशीज़ हैं उनकी वैरायटी को जब हम मेजर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये है बायोडाइवर्सिटी। इसी तरह हमने ये देखा कि प्लांट्स की डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं। तो प्लांट्स की डाइवर्सिटी को हम कहते हैं फ्लोरा और डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स को हम कहते हैं फौना। फिर हमने ये देखा कि किसी भी एनिमल और प्लांट की जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट पर सबसे ज़्यादा ये डाइवर्सिटी डिपेंड करती है कि वो जो ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, वो कैसे क्लाइमेट में प्रेजेंट है, कैसे एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट है, कैसी हैबिटेट में प्रेजेंट है। और फिर हम ये देखते हैं कि जैसी हैबिटेट में वो ऑर्गेनिज़म प्रेजेंट होगा वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स उस एनिमल, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज़म में पाई जाएंगी। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि कोई प्लांट या कोई एनिमल जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, तो वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को इतना ज़्यादा अपनी ग्रोथ के लिए या फिर अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए पानी नहीं चाहिए होगा, इसीलिए वो डेजर्ट में रहने के काबिल होगा या वो ज़िंदा होगा। इसी तरह वो प्लांट्स या वो एनिमल्स जो कि पानी में ही ज़िंदा रह सकते हैं वो ओशंस में या फिर ऐसे वाटर रिसोर्सेज में पाए जाएंगे जैसे कि पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स वगैरह में। जैसे कि हम देखते हैं कि जिन प्लांट्स को जैसे कि वाटर लिली है उसे अपनी ग्रोथ के लिए पानी एक्सेस में चाहिए, तो वो हमें पानी में ही मौजूद मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी ना सिर्फ हमें फूड सप्लाई करती है बल्कि ये हमें डिफरेंट मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करती है, डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट डाइट्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर हम ये कहें कि किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स या एनिमल्स की पॉपुलेशन में ज़्यादती हो जाए या कमी वाक़या हो जाए तो उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह सकती और इसी तरह उस इकोसिस्टम या उस एनवायरनमेंट की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी मेंटेन नहीं रह सकती। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है।
फिर स्टूडेंट्स हमने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लिया, और क्लासिफिकेशन में हमने ये पढ़ा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो हम उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखकर या उसकी मॉर्फोलॉजी को देखकर या उसकी शेप या एनाटॉमी को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हम किस ग्रुप या सब ग्रुप में प्लेस करेंगे। इसी तरह हम ऑर्गेनिज़म्स की अगर बात करें तो ऑर्गेनिज़म की क्लासिफिकेशन भी उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके डिफरेंसेस की बेस पर होती है, और इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमने उसके एम्स भी डिस्कस किए। एम्स डिस्कस हमने जब किए तो हमने पहले 2 डेफिनेशंस पढ़ी जो कि थी टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की। टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो ऐसी ब्रांच जो कि सिर्फ क्लासिफिकेशन को स्टडी करती है उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि टेक्सोनॉमी में हम ये भी देखते हैं कि हम किस तरह ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स रख सकते हैं या नेमिंग के बारे में भी स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी का डिफरेंस देखें तो सिस्टमैटिक्स टेक्सोनॉमी से इस तरह डिफरेंट है कि टेक्सोनॉमी में तो हम क्लासिफिकेशन और नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, मगर सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज के बारे में भी देखते हैं कि आखिर ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन के लिहाज से आपस में क्या रिलेशनशिप है। फिर हमने एम्स देखे कि आखिर हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। तो हम इसलिए क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमारे लिए इजी हो जाता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करके उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करना। और एक और जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम ऑर्गेनिजम्स की आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकें। फिर हमने ये पढ़ा कि हम ये क्लासिफिकेशन किस बेस पर करते हैं। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पर, उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर। लेकिन हम ये क्लासिफिकेशन उनकी जेनेटिक्स की बेस पर भी अब करते हैं मॉडर्न एरा में। उसके बाद हमने टेक्सोनॉमिक हायरार्की को स्टडी किया। तो सबसे पहले हमने स्टडी किया टेक्सा होता क्या है। तो टेक्सा ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर प्लेस करती है, या वो ग्रुप्स जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं उनको हम कहते हैं टेक्सा, और सिंगल को हम कहते हैं टेक्सोन। और टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? द टेक्सा फॉर्म अ लैडर विच इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हमने डिफरेंट टेक्सा को स्टडी किया, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। हमने देखा इनकी डेफिनेशंस को, और हमने स्टडी किया ह्यूमन की और पी प्लांट की क्लासिफिकेशन को भी। इसके बाद जो हमने टॉपिक कवर किया वो था स्पीशीज़ का, और हमने पढ़ा कि स्पीशीज़ वो ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है या वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सके और प्रोड्यूस कर सके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, यानी ऐसा ऑफस्प्रिंग या ऐसा न्यू इंडिविजुअल जो कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। फिर हमने यहाँ पर यह भी स्टडी किया कि इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया उन पर सेट नहीं होता या उन ऑर्गेनिजम्स पर सेट नहीं होता जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमने एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, एग्जाम्पल देखी थी म्यूल की, जो कि एक इनफर्टाइल इंडिविजुअल था जो हमने आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग से प्रोड्यूस कराया था। और ये आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग किन 2 ऑर्गेनिजम्स में हुई थी? तो ये हुई थी मेल डंकी और फीमेल हॉर्स में, और प्रोड्यूस हुआ था एक इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग जिसको हमने नाम दिया था म्यूल का। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ साइंटिस्ट और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि आपको एक टेबल में गिवन थी, और हमने पढ़ा था कैरोलस लिनियस के बारे में, जॉन रे के बारे में, एंड्रिया कैसलपिनो के बारे में, टॉनफोर्ट के बारे में, इसके अलावा एरिस्टोटल के बारे में। इन डिफरेंट साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस हमने स्टडी की कि इन्होंने किस किस तरह क्लासिफिकेशन में अपना अपना रोल प्ले किया। फिर हमने जो टॉपिक कवर किया वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमने ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ होने की बेस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था 2 किंगडम्स में, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में। हमने ये पढ़ा कि किंगडम प्लांटी में हमने वो ऑर्गेनिजम्स रखे जो कि ऑटोट्रॉफ थे, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे। लेकिन
किंगडम एनिमेलिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे और वो थे हेटेरोट्रॉप्स। लेकिन हुआ ये कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट नहीं हुआ बल्कि रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें हमने कुछ पढ़े थे ड्रॉबैक्स। एक तो ये था कि इस किंगडम में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई भी डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं थी। इसके अलावा इस किंगडम में एक और जो गलती पाई गई वो ये थी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्लांट जैसी और एनिमल जैसी दोनों की तरह की खसूसियात पाई जाती थी, उनको भी अच्छे तरीके से क्लासिफाई नहीं किया गया था या उनके लिए कोई अलग किंगडम मौजूद नहीं था। जिस तरह यूग्लिना के बारे में हमने स्टडी किया। फिर हमने देखा एक और नया किंगडम आया, यानी एक सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, जिसको हमने नाम दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का। और हमने ये पढ़ा कि अब किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया और तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा ऐड किया गया। लेकिन ये किंगडम भी ज़्यादा देर तक, यानी ये सिस्टम भी नहीं चल सका। और इसकी वजह क्या थी कि अभी भी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन मौजूद नहीं थी। और साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि फंजाई को प्लांटी किंगडम में ही रखा गया। हालांकि फंजाई अगर हम देखें तो वो एक हेटेरोट्रॉप था, यानी ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता था। इसके अलावा फिर हमने ये भी देखा कि कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि फंजाई प्लांटी में इसलिए है क्योंकि इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम प्लांटी और फंजाई की दोनों की कॉम्पोजिशन देखें सेल वॉल की, तो दोनों की डिफरेंट है। वो कैसे कि प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो बनी होती है सेलुलोज से और फंजाई की जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन से। तो इसलिए कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि फंजाई के लिए भी एक अलग किंगडम होना चाहिए। इसलिए फिर हमने ये देखा कि रॉबर्ट विटेकर ने एक नया जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कराया, और वो सिस्टम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। मगर जो इसकी बेसिस थी वो क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके साथ हमने फिर ये देखा कि 2 साइंटिस्ट थे, मार्गुलिस और शेवॉर्ट्स। इन्होंने कहा कि सिर्फ ये 2 बेसिस जो हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर हम जो है वो क्लासिफिकेशन सिर्फ नहीं कर सकते, एक नई जो बेस है वो भी हम इसमें ऐड करते हैं, वो थी जेनेटिक बेसिस। यानी जेनेटिक बेसिस पर भी अगर हम ये क्लासिफिकेशन करें तो उसमें ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। इसलिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में थोड़ी मॉडिफिकेशंस लाई गई, यानी चेंजेस लाए गए। और फिर अब जो हमारे पास सिस्टम है वो मार्गुलिस और शेवॉर्ट्स का ही है, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है रॉबर्ट विटेकर की। हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने 5 किंगडम्स को स्टडी किया, किंगडम मुनेरा को, किंगडम प्लांटी को, किंगडम एनिमेलिया को, किंगडम प्रोटिस्टा को और किंगडम फंजाई को। और हमने ये देखा कि किस किस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स इन 5 किंगडम्स में हम शामिल कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक मज़े की बात ये थी कि हमने इन सब किंगडम्स में से किसी में भी वायरसेस को नहीं रखा, क्योंकि वायरसेस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। हम इनको ना तो लिविंग कंसिडर कर सकते और ना ही नॉन लिविंग कंसिडर कर सकते, इसलिए हम इनको किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं कर सकते। जो हमने इनकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखी वो क्या थी कि एक तो इनमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, यानी न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन जब ये किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमने इनकी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी किया, और वो क्या थी कि वायरसेस थे ए सेलुलर, यानी ये सेल्स से नहीं बने हुए थे, और हमने ये भी देखा कि वायरसेस जो हैं ये क्या हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्रिस्टलाइन इन नेचर थे। फिर हमने 2 ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में और स्टडी किया, वो था प्रायोन्स और वायरियोट्स। प्रायोन्स जो थे वो प्रोटीन से बने हुए थे, और जो वायरियोट्स थे वो बने हुए थे सर्कुलर आरएनए से। और हमने ये स्टडी किया कि ये भी किसी सेल से नहीं बने हुए, ये ए सेलुलर पार्टिकल से, मगर ये बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इसके बाद जिस टॉपिक पे हम आ गए वो था बहुत ही इंटरेस्टिंग, और उसने कर दी थी बहुत सारे साइंटिस्ट की मुश्किल को आसान, और वो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा सिस्टम था जो कि कैरोलस लीनियस ने इंट्रोड्यूस कराया था, और ये सिस्टम था किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का। और हमने
ये देखा कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिफिक नेम देते हैं तो हम उसके दो पार्ट्स रखते हैं। पहला पार्ट जीनस रिप्रेजेंट करता है और दूसरा जो हमें दिखाता है वो होती है स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ और जीनस, यानी जीनस और स्पीशीज़ का नाम हमें नज़र आता है किसी भी साइंटिफिक नेम में। फिर हमने इसके रूल्स स्टडी किए कि हम किन रूल्स पर इन ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम्स रख सकते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि हमने जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना है तो वो हैंड रिटन अगर होगा तो हम उसको अंडरलाइन करेंगे, और अगर हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं तो फिर हम उसको इटैलिसाइज कर देंगे। फिर जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जब भी हम उसका साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो उसका पहला पार्ट होगा यानी जीनस का नाम जो होगा वो हमेशा अल्फ़ाबेट जो होगा उसका वो कैपिटलाइज होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा उसका स्पीशीज़ नेम, और उसकी स्पीशीज़ का नाम का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। और इसके अलावा फिर हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी भी सेम जीनस की डिफरेंट स्पीशीज़ की लिस्ट बना रहे हैं तो हम जीनस को बजाय फुल फॉर्म में बार बार लिखने के हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम जीनस की इनिशियल की एब्रिविएशन लिख देंगे, यानी उसका जो नाम होगा उसको किस तरह एब्रिविएट करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सिर्फ उसका इनिशियल लिखेंगे, साथ डॉट लगाएंगे और स्पीशीज़ का नाम लिख देंगे। इसके बाद हमने ये देखा कि आखिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो क्यों है, वो इसलिए कि हमारे यहाँ ये होता है कि डिफरेंट इलाकों में या डिफरेंट कंट्रीज़ में एक ऑर्गेनिज्म का नाम डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। इसी तरह दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का नाम जो है वो एक होता है, जैसे हमने क्रो और रेवन की एग्जांपल पढ़ी कि इन दोनों को हम ब्लैक बर्ड कहते हैं। इसी तरह हमने ये देखा कि कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, जिस तरह हमने देखा कि फ़िश जो है वो स्टार फिश, जेली फिश और जो सिल्वर फिश है वो भी फ़िश ही कहलाती है, हालांकि वो फ़िश की डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरती। इसलिए इसका सलूशन ये निकला कि हम ऑर्गेनिजम्स को नाम देंगे साइंटिफिक नेम्स। फिर इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कॉजेज़ क्या हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, स्पीशीज़ का रिमूवल या इंट्रोडक्शन है किसी भी इकोसिस्टम में, इसके अलावा हंटिंग है, और हमने ये भी देखा कि हैबिटेट लॉस या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी कॉज है स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन का। दो स्पीशीज़ के बारे में स्टडी किया, एक थी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और एक थी एक्सटिंक्ट। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, और जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है वो ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि नापैद हो चुकी होती हैं या दुनिया से ख़त्म हो चुकी होती हैं, और हमें ये यकीन होता है कि अब मज़ीद उसका जो लास्ट इंडिविजुअल है वो ज़िंदा नहीं होगा। तो ऐसे जो स्पीशीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, जिस तरह के डायनासोर्स वगैरह हैं। फिर हमने एक और जो चीज़ स्टडी की वो थी डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन में हमने देखा डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, यानी दरख्तों को काटना। इसके कॉजेज़ जो हैं वो सडन कैटास्ट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी कुदरती आफात भी हो सकती हैं, और जो इसका दूसरा कॉज है वो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ है, यानी ह्यूमन बींग्स अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यानी अपने घर बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, या अपनी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जंगलात में कमी आती जा रही है, और यहाँ पर रहने वाले जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जा रही है, उनको हैबिटेट लॉस का सामना है, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी पॉपुलेशन में कमी वाक़या हो रही है। फिर हमने ये देखा कि डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है फॉरेस्ट की। तो हमने ये देखा कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो कहीं पर भी मौजूद जो सॉइल होगी, जो फॉरेस्ट की सॉइल है, वो इनफर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन होगी तो सैलाब जब आएंगे तो वो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाएंगे, और मिट्टी जब बह कर जाएगी तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाएगी, और ये मिट्टी जो है वो डैम्स में ऐड हो जाएगी, और ये डैम्स जो है उनका लेवल हाई हो जाएगा, वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होगी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाएगी, और आहिस्ते से सैलाब आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसी तरह हमने ये भी देखा कि जहाँ पर जिस मुल्क में जंगलात कम होते हैं या दरख्त या पौधे कम होते हैं वहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं,
और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जहाँ पर दरख्त कम होंगे वहाँ पर रेन्स जो है वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाएगा, यानी जो पौधों से वेपर्स निकलते हैं वो कम हो जाएंगे, बादल कम बनेंगे। जब बादल कम बनेंगे तो बारिशें कम होंगी, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम डेजर्ट की तरफ जाते जाएंगे, यानी ड्राई लैंड्स जो है वो हमारे सामने ज़्यादा होंगे और बारिशें कम होंगी। इसी तरह हमने ये देखा कि तकरीबन 3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि वुड को इस्तेमाल करते हैं अपने हीटिंग और कुकिंग पर्पस के लिए। और हमने ये भी पढ़ा कि हम किस तरह जो है वो ओवर हंटिंग से बच सकते हैं, ओवर हंटिंग ना करने से हम किस तरह बहुत सी स्पीशीज़ को कंजर्व कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल्स की हों या वो परिंदों की हों। फिर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे, कुछ जो है वो ट्रीटीज़ देखी, यानी मुआहदे देखे जो कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे किए गए स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान को कंजर्व करने के लिए। और गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे हमारे नेशनल एनिमल्स या जो नेशनल बर्ड है वो उसकी पॉपुलेशन बच सके और बहुत सारे ऐसे स्पीशीज़ बच सकें जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होते जा रहे हैं या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर हमने एंड पर जो है वो हमने पढ़ा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ पाकिस्तान में कुछ हमने स्टडी किया, वैसे तो मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन हमने जो है वो 3 के बारे में जो है वो डिटेल में स्टडी किया। एक इंडस डॉल्फिन के बारे में, मार्को पोलो शीप के बारे में और होबारा बस्टर्ड के बारे में। होबारा बस्टर्ड जो है वो एक बर्ड है जो कि कहाँ से आता है, जो कि विंटर सीजन में जो है वो सोवियत टेरिटरी से एंटर होता है और ये आता है चोलिस्तान और थर के डेजर्ट्स में, जहाँ पर इनकी हंटिंग होती है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। फिर हमने अपने नेशनल बर्ड के बारे में पढ़ा कि वो कौन सा है बर्ड, और वो बर्ड था चकोर पैट्रिच। और अगर हम नेशनल एनिमल के बारे में स्टडी करें तो वो कौन सी है, वो है मार्खोर, हमारा नेशनल एनिमल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये सारी समरी जो है ये चैप्टर नंबर 3 यानी बायोडाइवर्सिटी की जो है वो अब समझ आ गई होगी। और कोई भी ऐसा पॉइंट जो अभी भी आपके जहन में जो है वो कन्फ्यूजन का बायस है या फिर जो है वो आप लोग को लगता है कि वो आप लोग से मिस हो जाएगा, तो आप लोग जो है वो एक दफ़ा ये सारे जो लेक्चर्स हैं चैप्टर 3 के ये एक दफ़ा गो थ्रू करें, बुक को अच्छी तरह स्टडी करें, जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो हाईलाइट करें, डेफिनेशंस को हाईलाइट करें और इनको जो है वो अच्छे तरीके से स्टडी कर लें। और ये समरी आप लोग के लिए जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर अभी भी कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन बाकी है तो समरी को एक दफ़ा जब आप सुनते हैं या आप लोग कभी भी किसी भी चैप्टर की समरी को पढ़ते हैं तो समरी में हमेशा आपसे जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट बातें ही डिस्कस की जाती हैं जो किसी भी चैप्टर की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छे तरीके से जो है वो ये सारा चैप्टर गो थ्रू करना है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो समझना है। स्टूडेंट्स, आज हमने समराइज़ किया चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को। इसमें हमने ये देखा कि आखिर कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमने कवर किए हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो सबसे पहले हमने डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा और फौना की डेफिनेशंस को स्टडी किया। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस देखी बायोडाइवर्सिटी की। इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट लिया और फिर हमने ये देखा कि हम किस बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस भी पढ़ी क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनोमिक हायरार्की के बारे में स्टडी किया, स्पीशीज़ को स्टडी किया और साथ ही साथ हमने फिर डिफरेंट सिस्टम्स देखे क्लासिफिकेशन के, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और फिर देखा कि किस बेस पर हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद क्या ड्रॉबैक्स हैं जिनकी वजह से 2 किंगडम क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गया। इसके बाद हमने ये भी स्टडी किया कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, इसमें 3 किंगडम जो थे वो कौन से थे किंगडम्स, और फिर हमने स्टडी किया कि ड्रॉबैक्स जो है या ये क्यों रिजेक्ट हुआ सिस्टम, ये हमने स्टडी किया। इसके बाद फिर हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की रिजेक्शन के बाद पढ़े 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इसमें हमने किंगडम मुनेरा को स्टडी किया डिटेल में, किंगडम प्रोटिस्टा को, किंगडम फंजाई को, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी को। इसके बाद हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को भी स्टडी किया और हमने फिर ये देखा कि हम वायरसेस को क्यों नहीं प्लेस करते किसी भी किंगडम में। इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे सकते हैं इस सिस्टम से, इसके रूल्स हमने पढ़े और फिर हमने इसके सिग्निफिकेंस देखे कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, और हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स को भी देखा जो कि साइंटिफिक नेम्स हमने इनके स्टडी किए थे। फिर
बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह कंजर्व कर सकते हैं और क्या कॉजेज़ हैं बायोडाइवर्सिटी के, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, क्यों दरख्त जो है वो हम काटते हैं या क्यों डिफॉरेस्टेशन जो है वो अक्सर हो जाती है कुदरती आफात के थ्रू या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और इसके अलावा दरख्तों के जो कटाई है उनका इफ़ेक्ट क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट पे और हमारे ऊपर, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमारे लिए फॉरेस्ट का होना क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ओवर हंटिंग को भी कवर किया और हमने उन स्टेप्स को भी कवर किया जो कि किसी भी दुनिया में या किसी भी मुल्क में जो है वो हम देखते हैं कि कंजर्व करती हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी को। यानी हमने पढ़े थे स्टेप्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और हमने स्टडी किए कुछ ऐसी स्पीशीज़ को जो कि पाकिस्तान में इंडेंजर्ड हो रही हैं, जैसे इंडस डॉल्फिन है, मार्को पोलो शीप है, होबारा बस्टर्ड है। और हमें ये भी पता चला कि पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है और नेशनल बर्ड है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो है वो न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।